हम पढ़िए आंसर दीजिए। ये कुछ 4-5 क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग ये कुछ कल या परसों के क्वेश्चन है, आप लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं एंड डिस्कस। जजमानी सिस्टम, सुपर ऑर्गेनिक नॉर्मलेसनेस एंड द मटेरियल कल्चर। कल आप लोगों को मैंने दो पीडीएफ शेयर किए थे, करंट अफेयर के थे, और वो आई थिंक आप लोगों ने देखे होंगे। हम्म। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर, इंडेक्स से रिलेटेड थे ना। वो पढ़ लेना इंडेक्स अच्छा। एंड वो करंट अफेयर एक्चुअली जो इंडेक्स वगैरह है उनको डिस्कस करने की जरूरत होती है क्लास में, क्योंकि तो याद ही करना है, उसमें क्या ही समझाएंगे। हाँ, तो इट इज बेटर कि आप लोग पढ़ लें उसको। क्या आंसर होगा इसका? सर कल कौन सा पीडीएफ भेजा? आप कौन से ग्रुप में हैं? अभी जो एक क्रैश कोर्स का। सपोज मैंने दो वीडियो भेजे, दो पीडीएफ भेजे ना, दो तीन, नहीं मिले आपको? नहीं सर, कल का तो कोई पीडीएफ नहीं है। क्लास कोर्स से और कौन है क्लास में? एनीबडी फ्रॉम क्लास कोर्स? स्मिता, आपको पीडीएफ मिले? लास्ट पीडीएफ अबाउट करंट अफेयर। ठीक, मैं दोबारा फॉरवर्ड कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है सर। अभी इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। यहाँ पर चार टर्म दी गई है, आंसर बोल सकते हैं। जजमानी सिस्टम, सुपर ऑर्गेनिक, और नॉर्मलेसनेस एंड मटेरियल कल्चर। इसको आपको पेयर करना है लिस्ट सेकंड के साथ। इससे रिलेटेड है कल्चर, कास्ट, सिविलाइजेशन, एनोमी। क्या आंसर होगा? जजमानी सिस्टम के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़े जजमानी सिस्टम? एनीबडी? ओके। जजमानी ट्रेडिशन का इंडिया, यस सर। जजमानी ट्रेडिशन के बारे में सबसे पहले विलियम एच विसर के द्वारा जो है डिटेल स्टडी की गई। विलियम एच, इनके द्वारा सबसे पहले इंडिया के अंदर जजमानी ट्रेडिशन जो है उसके बारे में स्टडी की गई। वे उत्तर प्रदेश के एक विलेज के अंदर उन्होंने स्टडी किया और बताया कि जजमानी सिस्टम क्या होता है, क्या क्या रिलेशन होता है विलेज के अंदर, किस प्रकार से फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है। यही डिस्कस अबाउट दी जजमानी सिस्टम, जजमानी ट्रेडिशन इन दी इंडियन कल्चर इन स्पेशली विलेज। ओके, व्हाट इज द जजमानी सिस्टम? एनीबडी? सर सोसाइटी के अंदर होता है ना, गेस्ट वगैरह होते हैं तो उनको एक जजमान की तरह रखा जाता है, वही है ना। हम्म। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर ये अपर कास्ट के जो होते हैं, ब्राह्मण या।
सर गुरु पंडित होते हैं ना, गुरु चेला होते हैं, जैसे कि गुरु चेला उस तरह के जजमानी सिस्टम हो गया ना। वो आप जैसे बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली देखिए जजमानी का यहाँ पर दो टर्म है। ठीक है, जजमान, क्योंकि ये बेसिकली जजमानी जो सिस्टम है विच इज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। कि सोसाइटी के अंदर उन्होंने बताया कि ब्राह्मण या जजमान जिनको बोल रहे हैं हम, मतलब सोशल क्लास जो है वो कंप्राइज ऑफ फर्स्ट दैट इज ब्राह्मण जजमान, एंड सेकंड दैट इज द मीन्स किंग। ओके। जो वर्किंग क्लास है, जो सर्विंग क्लास है, जो सर्व करती है, कि ये दो क्लास होती है सोशल क्लास में। उन्होंने बताया कि दो टाइप की कैटेगरी है। द फर्स्ट वन दैट इज ब्राह्मण जिसको हम जजमान बोलते हैं, दूसरी थे कमीज। ओके। तो जजमान का मतलब होता है जो वैल्दी ओनर होते हैं, लैंड ओनर होते हैं। और केमीन्स का मतलब होता है जो वर्क करते हैं उस लैंड पर, उस जमीन पर, टू प्रोड्यूस फूड और टू प्रोड्यूस अदर सर्विसेज टू द जजमान। दैट इज जजमानी सिस्टम। या दूसरे बाकी अगर ये इनके द्वारा बोला गया, WH विसर के द्वारा। इसके अलावा अगर और डिफरेंट थिंकर के बारे में अगर जैसे मान लीजिए एक और है जिनका नाम है ऑस्कर लुइस। ओके, इनके द्वारा बताया गया कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंट कास्ट ग्रुप होते हैं, और कुछ ग्रुप जो है जिनके पास लैंड जमीन या मनी होता है, दे डिस्ट्रीब्यूट टू द लोअर कास्ट। और जो कि सर्व करते हैं, वर्क करते हैं, जैसे धोबी है, ब्लैक स्मिथ है, ओके, स्वीपर है, पॉटर है, बार्बर है। तो ये जो है लोअर कास्ट कैटेगरी जो है वर्क करती है, प्रोडक्ट बनाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू द लैंड ओनर जिनके पास जमीन है, जिनके पास पावर है, they are serving for them. That is the definition given by the Oscar Lewis. And WH विसर के द्वारा बोला गया कि जजमानी सिस्टम में सोसाइटी कंप्राइज टू सिस्टम दैट इज ब्राह्मण, दैट इज जजमान, एंड कमीज। कमीज का मतलब होता है जो कि वर्क करते हैं, जो सर्विस इंश्योर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और उसके एवज में उनको फूड या कुछ इन टर्म्स ऑफ मनी प्रोवाइड किया जाता है बाय द वेल्दी लैंड ओनर, दैट इज जजमान फॉर ब्राह्मण्स। ठीक है, क्लियर है। सो दैट इज जजमानी सिस्टम जो कि जुड़ा हुआ है किससे, कास्ट। तो यस सर। फर्स्ट वन विल पेयर विद द सेकंड, बी। यहाँ पर बी एक में ही है, तो ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे और ऐसे लगा सकते हैं। दूसरा है इसमें सुपर ऑर्गेनिक। व्हाट इज सुपर ऑर्गेनिक? अब जो कि जुड़ा हुआ है ए से, मतलब कल्चर से। एक होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर। दूसरा है दैट इज दी सुपर और सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर। कल्चर को किस प्रकार से देखा जा रहा है? द फर्स्ट वन दैट इज द ऑर्गेनिक व्यू, दूसरा है सुपर ऑर्गेनिक व्यू। ऑर्गेनिक व्यू का मतलब क्या होता है? किसी कुछ पता? Anybody? जो हमारे देश का अपना कल्चर है ना वो बता। Okay, so that is organic culture, or organic view. And what is super organic view? सर आई थिंक ये वो सिंपल सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी से रिलेटेड होना चाहिए। Okay, और anybody? देखिए यहाँ पर दो नाम आते हैं, एक तो आता है हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा नाम आता है विल्फ्रेड रोजर। इनका कंट्रीब्यूशन है इसमें, ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर, सुपर ऑर्गेनिक। इसको समझ लेते हैं क्या मतलब होता है। ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर का मतलब होता है कि जो कल्चर है और सोसाइटी है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब कनेक्टेड है। कल्चर इज सीन एज ए वेरी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम, ओके, जो कि इवॉल्व होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बदलता है, चेंज होता है, जो कि उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में होता है, सोसाइटी का इम्पैक्ट कल्चर पे भी होता है। जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है, चेंज होती है, कल्चर में भी बदलाव आता है, या कल्चर चेंज होता जाता है तो सोसाइटी में भी बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं उनमें बदलाव आता है। ओके, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर। जो ओवरऑल फंक्शनिंग होती है सोसाइटी पर, उस पर भी इसका कल्चर का इम्पैक्ट होता है, और कल्चर पे भी सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है।
ठीक है, दैट इज ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर, सिंपल। दूसरा है इसमें और सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर माना जाता है कि जो कल्चर है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता है सोसाइटी पर, वो अलग है। कल्चर अलग है, सोसाइटी अलग है। और कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी के ऊपर, लेकिन डायरेक्टली उससे इन्फ्लुएंस नहीं होता है कल्चर। सोसाइटी अगर चेंज होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो कल्चर इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है, या कल्चर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इवॉल्व होता है, चेंज होता है, नॉट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। दैट इज ए सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर। ओके, कल्चर एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है और सोसाइटी एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है। ये माना जाता है इस थ्योरी के अंदर कि सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल्स हैं और इंडिविजुअल पे जो है कल्चर का इम्पैक्ट होता है। डायरेक्टली नहीं होता है, इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल के बिहेवियर पर, उनके रिएक्शन पर। Okay, लेकिन डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है दोनों का, कल्चर का और सोसाइटी का। दैट इज सुपर सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर। ओके, इसमें हर्बर्ट स्पेंसर एंड एल्फ्रेड क्यूनर का इनका कंट्रीब्यूशन है, मतलब इन्हीं के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर है? सुपर ऑर्गेनिक स्टेरियोटाइप बोल सकते हैं। नहीं नहीं, स्टेरियोटाइप नहीं बोल सकते। जैसे कि सोसाइटी के अंदर कुछ चीजें, मतलब इस थ्योरी का ऐसा मानना है कि कल्चर जो है कनेक्टेड नहीं है सोसाइटी से। जबकि इसकी इसकी थ्योरी का मतलब बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि क्योंकि सोसाइटी कल्चर कहाँ से डेवलप होता है, सोसाइटी से, लोगों से ही। क्योंकि लोग ही तो कल्चर डेवलप करते हैं, वो इवॉल्व होता है, बदलता है, चेंज होता है। तो सोसाइटी बदलेगी तो कल्चर बदलेगा, या कल्चर बदलेगा सोसाइटी बदलेगी। ओके, लेकिन कुछ थिंकर का मानना है कि दोनों चीजें अलग अलग है। और जैसे कि जैसे सोसाइटी इवॉल्व होगी वैसे कल्चर भी नहीं बदलता। कल्चर एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है जो कि इवॉल्व होती बदलती है अपने अकॉर्डिंग, या सोसाइटी से कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं है। एक कल्चर की अपनी एक यूनिकनेस होती है, एक टोन भी होती है जो एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं सुपर ईगो, मतलब सुपर ऑर्गेनिक। ठीक है, तीसरा इसमें है, ये क्लियर है, सेकंड वाला, सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर एंड ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर। तो ये यस सर। यस सर क्लियर है। दोनों आधार देख लेना। नेक्स्ट इसमें है नॉर्म्सलेसनेस, एंड जो कि जुड़ा होगा डी से, दैट इज एनोमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोथ टर्म, दैट इज एनोमी एंड द नॉर्मलेसनेस? इसका मतलब क्या होता है? तो ये एनीबॉडी, व्हाट इज, बिल्कुल सिंपल है। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है सोसाइटी में? नॉर्म का मतलब रूल्स। Sir, break down the rules which are existed in the society. ओके, Unusual social behavior of the individual. तो व्हाट इज दिस इज एनोमी। Anomy, sir. ओके, सो बेसिकली वो था I think कनेक्टेड। normlessness is nothing but uh, break down the rules and regulations which are existed in the society. So by the individuals, sir, that is called normlessness. So it equals to the anomy, sir, lack of behavior. I think Okay. that So is we can the say that anomy. normlessness is the, we can say, one of the factor that contribute to the anomy. Okay. क्योंकि सोसाइटी में नॉर्म्स नहीं होंगे, नॉर्म्स सिंपल मीन सोसाइटी हैव सम रूल्स एंड नॉर्म्स, इफ दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सोसाइटी दैट लीड टू द एनोमी। एनोमी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ लॉमलेसनेस, और वी कैन से समथिंग व्हिच इज नॉट रेगुलेटेड, लैक ऑफ सोशल रेगुलेशन। ओके, अ काइंड ऑफ, सम काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन, और सम ऑफ लाइक कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस कर रहा है बिकॉज ऑफ उसका जो बिहेवियर है बोल सकते हैं, या नॉर्म्स वैल्यूज नहीं है सोसाइटी के अंदर। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट क्लियर और कंसिस्टेंस इन द सोसाइटी, उसको बोलते हैं एनोमी, द काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन और डिस्फेयर। ओके, दैट इज एनोमी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी जगह पर किसी प्रकार का बदलाव आता है, चेंज होता है, जैसे कन्फ्लिक्ट हो या बार हो जाए, या कहीं पर किसी प्रकार का डिजास्टर आ जाए। ओके, तो उस टाइम पे उस सोसाइटी की या उस रीजन की जो सिचुएशन होती है दैट इज इन दी एनोमी सिचुएशन। ओके, पीपल एक्सपीरियंस एनोमी एज ए इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी, क्योंकि उस टाइम पे सोशल ऑर्डर स्टेबल नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एज द टर्म दैट इज एनोमी।
क्लियर है? सो नॉर्म्सलेसनेस इज काइंड ऑफ वन ऑफ द फैक्टर that contribute to the anomy. Or sometimes anomy lead to the kind of some deviant behavior also in individual people in the society. कोविड के सामने, हाँ बिल्कुल, कोई भी इवेंट विच इज हैपन सडन, उस टाइम पे एनोमी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. When people sometimes feel lost or unsure about something, how to behave, how to act, how to react, that is the situation of enemy. Okay, so that is the lessness which is I will pair with the T. Next, material culture. What is the material and non-material culture? जल्दी बताइए. मटेरियल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज फिजिकल, और फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ समथिंग, उसको मटेरियल कल्चर बोल सकते हैं. जैसे सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको हम बोल सकते हैं मटेरियल कल्चर है. बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट है, रिकॉर्ड्स है, रिलीजियस इमेजेस है, क्लॉथ है, मतलब हर चीज जो कि दैट इज वी कैन से मशीन्स, ऑर्नामेंट्स, आर्ट्स, बिल्डिंग, एवरीथिंग दिस मटेरियल इज ऑब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी. बिल्कुल सही, उसको बोलेंगे मटेरियल कल्चर. Next, that is the technical change. Non-material culture. What is non-material culture? We include norms well. बिल्कुल. Okay, social roles, rules, ethics, values, norms, attitude of society, which is the example of the non-material culture. Okay, even language, words, ये सब भी आ जाएगा आपका non-material culture के अंदर. Rituals है, okay, religion, ये सब चीजें, values, everything that come under the non-material culture, which is not directly physical. सो आपका जो मटेरियल कल्चर है वो जुड़ेगा इससे सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन क्या है? ये इज इट नॉन मटेरियल कल्चर और मटेरियल कल्चर? बताइए. तो कल्चर होता है, एक होता है सिविलाइजेशन. कल्चर जनरली हम बोलते हैं, जैसे कि कल्चर मतलब क्या, समथिंग बिलीफ, वैल्यू, नॉर्म्स, कस्टम्स, ऑल दीस थिंग्स. ओके, कल्चर इज मोर सम काइंड ऑफ सब्जेक्टिव और इंटेंजिबल से, और सिविलाइजेशन को हम ज्यादा सब्जेक्टिव और टेंजिबल मानते हैं, तो वो आपका मटेरियल के अंदर आ जाएगा. Material culture and civilization is a group of people follow same values and customs, which is more we can say objective and tangible. The civilization, when we compare with the culture itself like non-material, which is subjective or intangible. Okay, so material culture will be pair with the civilization. तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अभी चारों के चारों कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार डिस्कस किए हैं. आई थिंक इसका आंसर आप लोग पता हो, बताइए क्या आंसर. इसका क्वेश्चन था, बोलते जाइए क्या आंसर होगा. टाइप बनने का मतलब होता है टाइप वन एरर मैन नल हाइपोथेसिस इज रॉन्गली रिजेक्टेड. जहां पर रिजेक्ट नहीं होना चाहिए थे वहां रिजेक्ट गलती से हो गई, दैट विल बी टाइप वन एरर. ओके, so the while testing hypothesis the following types of error may identify the correct one. Type 1 rejecting the null hypothesis when it is true and when it should not be rejected, that will be type 1 error. What is type 2 error? when type when null hypothesis is not rejected even when it's proven invalid. जब वो invalid prove हो गई फिर भी हमने उसको accept कर लिया,
इसको हम रिजेक्ट नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एज टाइप 2 एरर। एंड null hypothesis is not rejected, we can say accepted। एक्सेप्टेड नहीं बोलते हैं, सही टर्म हम जब उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, जब वो इनवैलिड है उसके बाद भी, दैट इज टाइप 2 एरर। बिल्कुल, एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज स्ट्रांग, इट्स इनवैलिड, सही टर्म है उसमें इनवैलिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 ये डिस्कस किए हैं, आई थिंक अब इसका आंसर बता दीजिए। We have discussed all these terms, complex of association, social structure of values, of social relationship, element of social। ये आप लोग वीडियो देख लिया करिए, मैं इसको 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी होगा। ये बताया था मैंने, एलिमेंट और सोशलिटी क्या क्या होते हैं। एलिमेंट, इट्स फॉर्म, कंटेंट एंड सोशल टाइप। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक मान लीजिए एक दोस्तों का समूह है, ओके, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो फॉर्म का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दे आर सिटिंग टुगेदर, दे आर टॉकिंग एंड दे आर लाफिंग समथिंग, सो दैट इज अ फॉर्म। सोशलिटी मतलब सोशलाइजेशन हो रहा है, उसका फॉर्म क्या है। कंटेंट का मतलब क्या है कि जो इंटरेक्शन है उनमें किस प्रकार का है, किस प्रकार की कंपनी है, क्या वो पढ़ रहे हैं, क्या एंजॉय कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किस प्रकार से सोशलाइज हो रहे हैं, दैट इज द कंटेंट, द इंटरेक्शन टू सोशलाइज एंड एंजॉय देयर ईच अदर कंपनी। सोशल टाइप का मतलब क्या हुआ, इंटरेक्शन इसके बीच में हो रहा है, दैट इज फ्रेंड, उसको बोलेंगे सोशल टाइप। रोल क्या, रोल मतलब इंटरेक्शन में रोल क्या है, रोल सिंपल है कि एक दूसरे के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे की कंपनी को, इट इज सिंपल सोशल टाइप हो। सो दीज आर द 3 टाइप। ओके, तो यहाँ पर ये बताते हैं सैमुअल कि अगर हमको अंडरस्टैंड करना है, अगर हमको सोशल इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करना है, किस प्रकार का सोशल इंटरेक्शन है, तो हम इसके माध्यम से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस लेवल का इंटरेक्शन कन्वर्जन हो रहा है। 3 कंपोनेंट के माध्यम से वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सोशल इंटरेक्शन का नेचर किस प्रकार का है, किस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है लोगों के बीच में, क्या रोल प्ले कर रहे हैं ग्रुप के, या जो भी ग्रुप है उसके बीच में किस प्रकार का रोल लोग परफॉर्म कर रहे हैं। That is the element of sociability. So we can easily understand the group and the social interaction in between the group. Okay, और भी सोशल रिलेशनशिप, ये रॉबर्ट मैकावे के द्वारा दिया गया था। क्या है सोशल वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एनीबॉडी बोलिए। सोसाइटी इज अ वेव ऑफ सोशल, कोई नहीं बताएगा, एनीवन। सर सामाजिक संबंधों का जाल बोल सकते हैं इसको। ये हो गया, और तो उसको एक्सप्लेन करिए सोशल रिलेशनशिप। सर एक सर दूसरे से सोसाइटी जो बनती मिलते जुलते हैं। रिलेशनशिप से है ना। सर सोसाइटी डेवलप होने के लिए एक रिलेशनशिप, एक सोसाइटी के अंदर एक वो होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी वो सोसाइटी डेवलप हो सकती है। एक जैसे ओके, हाँ, नेटवर्क ठीक है, नेटवर्क ठीक है। सोसाइटी इज अ वेव ऑफ रिलेशनशिप। नेटवर्क देखो, इसका मतलब सिंपली ये है कि सोसाइटी या सोशल सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं, इंडिविजुअल्स है, ग्रुप है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सोसाइटी इज अ फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल। बिल्कुल जैसे फैमिली है, फैमिली सबसे छोटा यूनिट है सोसाइटी का। ओके, फैमिली के अंदर इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि रिलेटेड रिलेटेड है एक दूसरे से, सबका अपना एक वर्क है, बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे हैव रिलेशनशिप विद ईच अदर। ओके, पेरेंट्स है, चिल्ड, सिवरल सिबलिंग्स है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन सब कुछ है, तो उनका सबका अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल है फैमिली के अंदर। दे आर शेयरिंग नॉर्म्स एंड वैल्यू
विच इज गवर्न द फैमिली मेंबर स्ट्रक्चर इन द फैमिली। तो इसको बोल सकते हैं फैमिली सबसे छोटा हिस्सा होता है सोसाइटी का। इसी प्रकार से सोसाइटी में मल्टीपल स्टेक होल्डर होते हैं, सिस्टम होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ओके, तो सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप जो कि एग्जिस्ट करता है इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में। ठीक है, दैट इज अ सिंपल सोसाइटी इज अ वेव ऑफ रिलेशनशिप। और कौन सा इसमें सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज और कॉम्प्लेक्स ऑफ एसोसिएशन, और इसमें कोई समझना है? इसकी अगर पता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अगर नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, इसमें इनके द्वारा बोला गया है कि जो वैल्यू है, सोशल वैल्यू है जो कि लिमिटेड नहीं होती है। जैसे जनरली हम बात करते हैं वैल्यूज की, तो वी टॉक अबाउट द एथिकल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यू, इस प्रकार से जनरली बात करते हैं। तो बताते हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वैल्यू का, दैट इज नॉट लिमिटेड टिल द रिलीजन और द एथिक्स और मोरल वैल्यू। the social values found in everywhere like in economy, in the polity, in the law। ओके, तो इन्होंने बताया कि ह्यूमन नीड्स होती है विच इज ट्रांसफॉर्म इनटू सोशल वैल्यू। जैसे जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन को भूख लग रहा है, फूड की जरूरत है, सो द नीड फॉर फूड, इससे एक सोशल वैल्यू डेवलप होगी, सोशल वैल्यू फॉर फूड प्रोडक्शन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एफिशिएंसी। इसी प्रकार से अगर किसी के पास घर नहीं है, ओके, एक पर्सन को घर चाहिए, दैट दैट लीड टू मेक द सोशल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी राइट। इसी प्रकार से जिसके पास कपड़े नहीं है, तो उसके उसके रिगार्डिंग एक सोशल वैल्यू डेवलप होगी फॉर द स्टाइल, फॉर द फैशन, फॉर द क्लॉथ। तो ये इकोनॉमी में होती है, पॉलिटी में होती है, हर एक सेक्टर में बोल सकते हैं, हर एक डायमेंशन में सोशल वैल्यू रहती है। समझ में आ रहा है? जो भी नीड होगी ह्यूमन की, उसके अकॉर्डिंग एक सोशल वैल्यू डेवलप हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। ओके, तो अगर हमको इसमें इनके द्वारा बताया गया कि अगर वी वांट टू चेंज द पीपल वैल्यू, अगर लोगों की वैल्यू को हम बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको सोशल कंडीशन को बदलना होगा, क्योंकि सोशल कंडीशन ही वैल्यू को डेवलप करती है या सेव करती है। जैसे कि मान लीजिए जो पर्सन के पास मान लीजिए भूखा है या उसके पास फूड नहीं है, सोशल वैल्यू क्रिएट कर रहा है, डेवलप कर रहा है, सेव कर रहा है कि उसको एक्मुलेट करना है, फूड फूड अरेंज करना है। या इसी प्रकार से अगर हमको सोशल वैल्यू चेंज करना है, लोगों की वैल्यू को चेंज करना है, तो वी हैव टू एड्रेस द सोशल कंडीशन जिसकी वजह से वैल्यू डेवलप हो रही है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तब देन वी नीड टू क्रिएट सम काइंड ऑफ पॉलिसी और सब इनिशिएटिव जिसके माध्यम से जो है एक एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल जो है प्रोवाइड कर पाए इंडिविजुअल्स को। यस सर, सर क्लियर है। तभी सोसाइटी चलती है, एक लीडर होता है, मेंबर सोसाइटी। ठीक है, तो ये डिस्कस किए हुए थे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सर इसमें 1996 दे रखा था ना, वही है कि 1995? तो बताओ। इसमें 1995 है सर वैसे, बट उसमें जो करेक्शन में कर रखा है वो 1996 में कर रखा है ना, उसमें एग्जाम उस यप। इसमें लिखा था पर्सन विद सर डिसेबिलिटी। इसमें सर इसका प्रेसिडेंट जो के द्वारा 1996 में इसको वो किया गया था, अप्रूव किया गया था। बाकी जो एक्ट बन के पास हुआ था वो 1995 में पास हुआ था। देखो, जब एक्ट बनता है ना, तो जो ईयर होता है उसी के अकॉर्डिंग बनता है ना। जैसे बिल लाया जाएगा, तो बिल अगर 2024 में लाया जाएगा तो 24 से रहेगा ना, बाद में वो पास होगा, एक्ट एसेंट मिलेगी प्रेसिडेंट की। तो हो सकता है वो टाइम लग जाए, लेट हो जाए इन्फोर्स होने में। तो वो डेट अलग रहती है इन्फोर्स होने की या प्रेसिडेंट का साइन होने की। जब बिल लाया जाता है या एक्ट बनता है, तो वो डेट कभी कभी अलग होती है, जनरली तो एक ही ईयर होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई दिसंबर में एक्ट बना, तो हो सकता है एक्ट ना बन पाया, वो बिल हो, बाद में एसेंट मिली हो प्रेसिडेंट की इन नेक्स्ट ईयर, तो डेट चेंज हो जाएगी ना फिर। इसलिए यहाँ पर लिखा है द पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड पार्टिसिपेशन एक्ट assented by the president of India on 1st January 1996। ओके, दैट मीन्स ये जो एनफोर्स हुआ है 1995 नहीं होगा इसमें, ठीक। एक्ट 1995, एक्ट इज 1995। यस ओके, सर, यस सर। दैट इज पेमेंट सर टू बहुत इन्फोर्स। सारे ये हाँ जी, बोलिए।
वो भी बोलना था। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1996 हैज कम इनटू इन्फोर्समेंट ऑन 1996। ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लेना, क्या पूछा जा रहा है उसमें, एक्ट पूछा जा रहा है कि क्या पूछ रहे हैं, थोड़ी गलती हो सकती है। तो हो गया? स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। भी आ रहा है? नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रहा है। ये भी नहीं आ रहा है? सर अभी दिख रहा आ है, गया अभी सर, आ गया आ गया। हाँ सर। चलिए आ डिस्कनेक्ट रहा हो है गया। सर, आ रहा है। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन थे, इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और थे, उसको हम देखेंगे बाद में। अभी इसके अलावा कुछ इसमें पूछा गया था किसी के द्वारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, आई थिंक पेपर बना भी आता है इससे ना। व्हाट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, बताइए, एनीबॉडी कुछ पता हो थोड़ा बहुत बता सकते हैं। अगर आपने हाँ कर देंगे, उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन डिस्कस कर लें। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट भी होता है टर्म। ये क्वेश्चन किसका था, मतलब बोलिए। सर मेरा था। तो व्हाट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, दोनों पता रहना चाहिए। ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि इसको जनरली हम यूज करते हैं, इस काइंड ऑफ मेथड है जिसके माध्यम से ये देखते हैं कि ह्यूमंस विच आर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन दी नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ओके, उस पर कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट है ह्यूमन, उसको मेजर करने के लिए हम लोग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यूज करते हैं। अर्थ सर सिस्टम। कार्बन फुटप्रिंट ये होता है कि हम डे टू डे लाइफ में अपने तरफ से जो एनर्जी यूज करते हैं उसके हिसाब से कितना कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में हम छोड़ रहे हैं, तो अपने आप का जो हिसाब है वो एक इंडिविजुअल के हिसाब से वो कार्बन फुटप्रिंट। ओके, बिल्कुल। जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उससे कुछ ना कुछ कार्बन कार्बन एमिशन होता है, सीओडी जनरेट होती है, वो उसको मेजर करने के लिए हम लोग, या उसको हम कार्बन फुटप्रिंट बोल सकते हैं। ओके, स्पेशली इसमें कार्बन एमिशन नंबर ही हम कैलकुलेट करते हैं ओनली कार्बन फुटप्रिंट के अंदर। ओके, दैट इज कार्बन कार्बन फुटप्रिंट। वो बोल सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दैट आर जनरेटेड बाय द एक्शन, ह्यूमन एक्शन। जितना भी बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैस जनरेट होती है, द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जनरेटेड बाय द आवर एक्शन, उसको हम बोलते हैं टोटल कार्बन फुटप्रिंट, इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन। ठीक है, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंट कल्चर इसमें आएगा, किसमें आएगा? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में नहीं, नहीं। वो मैं बात कर रहा था अर्थ इकोसिस्टम की। तो अर्थ इकोसिस्टम से ह्यूमन ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन दी अर्थ इकोसिस्टम मतलब हुआ कि कितना बायोलॉजिकली लैंड है, सी है, सी एरिया है, जो कि जरूरत है, दैट इज द नेसेसिटी फॉर द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को सर्वाइवल के लिए जितनी जरूरत होती है लैंड की, जमीन की, सी की, जो भी एक अर्थ इकोसिस्टम है उसमें से, उसको हम मेजर करते हैं थ्रू द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ओके, इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि क्यों जरूरत होती है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की, तो पहला होता है कि हम उससे बहुत सारा रिसोर्सेज लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स है, बाकी चीज़ें हैं जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से, अर्थ से, या मान लीजिए चीज़ से। और कुछ हम डिपॉजिट भी करते हैं, जैसे कि
यही है कार्बन एमिशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट भी करते हैं या बाकी चीज़ें हम डिपॉजिट करते हैं, तो इसलिए हमको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की जरूरत पड़ती है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें एक टर्म होती है दैट इज